मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IIT मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम MMV यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले हम 5 वीडियो कर चुके हैं। आज हमारी वीडियो नंबर 6 से है। तो जिस बच्चे ने पहले वाले वीडियो नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज भी जरूर देख लें। और उम्मीद करता हूँ कि जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी है, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम ये सीरीज उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिन्होंने अभी CBT एग्जाम देना है या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो मेट्रो है या DRDO या किसी प्राइवेट कंपनी की जो अच्छी कंपनियां वो टेस्ट लेती हैं अप्रेंटिस के लिए, नौकरी के लिए, चाहे उसके लिए तैयारी कर रहा है। सभी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इन वीडियोज को ध्यान से देखें। इन वीडियोज में उन्हें प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में हिंदी और इंग्लिश में डायग्राम के साथ, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि इन क्वेश्चनों का आप ना भूलो। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो नंबर 6 क्विज के क्वेश्चन से। जैसा कि आपको पता है कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं पिछली वीडियो से, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखी होंगी, अच्छे से समझी होंगी, तो वो सभी इंटेलिजेंट बच्चे इस क्विज का जो आंसर है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते भी हैं। जो बच्चे कमेंट करते हैं उनका धन्यवाद। कुछ बच्चे कमेंट करके आंसर देते हैं, कुछ बच्चे ये बताते हैं कि सर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है या कोई चीज इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो भी बताते हैं। तो कमेंट करके आप भी जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, और क्विज का जो आंसर है वो भी कमेंट करके बताया करो ताकि आपको पता लग जाए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्विज का क्वेश्चन है, विच गियर विल प्रोड्यूस क्लिकिंग नॉइस ड्यूरिंग द टीथ कॉन्टैक्ट। कौन सा गियर दांतों के संपर्क के दौरान क्लिक करने की आवाज उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझाया था कि इनमें से कौन सा जो गियर है वो जब कॉन्टैक्ट में आता था आवाज निकालता है। ऑप्शन आपके पास है स्पर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर या वोम गियर। तो इन चार में से क्या आंसर होगा, आप कमेंट करके बताएं। A, B, C या D आंसर क्या होगा, कमेंट करें। अब करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन 76 से। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन ऑफ द गियर स्लिप। गियर के स्लिप होने का संभावित कारण क्या हो सकता है। रॉन्ग सिलेक्शन गियर शिफ्ट लीवर, जो गियर शिफ्ट लीवर उसका गलत सिलेक्शन करना। बी है एक्सेसिव एंड फ्लोट ऑफ द गियर, गियर का अत्यधिक अंत तैरना। सी है रॉन्ग क्लच एंगेजमेंट, गलत क्लच का संलग्नता। डी है वोर्न आउट क्लच प्लेट, घिसा हुआ क्लच प्लेट। तो जो अगर गियर स्लिप होने लग जाए तो उसका एक संभावित कारण ये हो सकता है एक्सेसिव एंड फ्लोट ऑफ द गियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो एंड फ्लोट ऑफ द गियर का मतलब है, यहाँ पर आप समझ सकते हो पैडल के प्ले से। जो प्ले है वो एक्सियल प्ले अगर ज्यादा हो जाए तो गियर स्लिप होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें वो चेक करना चाहिए कि उसमें जो एक्सियल प्ले है वो कितना है। तो अगर एक्सेसिव एंड फ्लोट है गियर का तो उसकी वजह से गियर की स्लिपेज होना शुरू हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, व्हाट इज द रीजन ऑफ द गियर लॉक्ड इन द वन गियर पोजीशन। गियर एक गियर स्थिति में लॉक होने का क्या कारण हो सकता है। अगर आपका गियर एक ही जगह पर एक ही गियर पोजीशन में लॉक हो जाए तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है सिंक्रोनाइजर वोर्न आउट, अगर आपका सिंक्रोनाइजर है वो घिस जाए। बी है गियर टिथ वोर्न आउट, जो टिथ है वो वोर्न आउट हो जाए, घिस जाए। सी है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक, जो आपकी सिंक्रोनाइजिंग यूनिट है वो फंस जाए। और डी है इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन, अगर आपका जो लुब्रिकेशन है वो कम कर रखा है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो रहेगा हमारा सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक। जो हमारी सिंक्रोनाइजिंग यूनिट है अगर वो स्टक हो जाए, फंस जाए, तो उस केस में जो हमारा गियर एक ही पोजीशन में लॉक हो जाता है, फंस जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो बाकी ऑप्शन में क्या है, सिंक्रोनाइजर यूनिट वोर्न आउट घिस गई है, यहाँ पर गियर घिस गई। अगर ये सारी चीजें घिस जाएंगी तो इससे हमारा गियर फंसेगा नहीं, उल्टा हमारा टॉर्क का ट्रांसमिशन है वो कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर उसमें इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन होगा तो उसमें आवाज वगैरह ज्यादा आ सकती है, लेकिन वो स्टक नहीं होगा। तो स्टक होने का एक ही कारण हो सकता है, एक ही पोजीशन में अगर लॉक होता है तो सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक। अगर सिंक्रोनाइजिंग यूनिट क्या फंस जाए तो हमारा एक ही पोजीशन में लॉक हो जाएंगे गियर। तो सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, हाउ टू रेक्टिफाई द हार्ड गियर शिफ्टिंग। कठोर गियर शिफ्टिंग को कैसे सुधारें, यानी कि गियर शिफ्ट करने में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, हार्ड शिफ्टिंग हो चुकी है, उस केस में हम क्या करना चाहिए, कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए है लुब्रिकेट द यूनिट, यूनिट को
लुब्रिकेट करके उसमें चिकनाई डालकर। बी है चेक एंड रीअलाइन, उसको जांच कर और रीअलाइनमेंट करके। सी है एडजस्ट द क्लच पेडल फ्री प्ले। और डी है री इंस्टॉल द स्प्रिंग करेक्टली। तो जो अगर शिफ्टिंग हार्ड हो जाए, आपको ज्यादा जोर लगाना पड़े गियर को शिफ्ट करने में लीवर के ऊपर, तो उस केस में हमें हमारी जो क्लच का पेडल का फ्री प्ले है उसको एडजस्ट करना चाहिए। अगर हमारा फ्री प्ले ज्यादा हो जाता है तो गियर शिफ्ट करने में हमें थोड़ी मुश्किल आती है और हमें ज्यादा पैर पर फोर्स लगानी पड़ती है, दूर तक जाता है। तो उस फ्री प्ले को हमें चेक कर लेना चाहिए और उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, व्हाट कॉजेज नॉइसी गियर बॉक्स इन द न्यूट्रल पोजीशन। अगर आपका गियर बॉक्स न्यूट्रल पोजीशन में है और उसके बाद भी आपके गियर बॉक्स में से आवाज आ रही है, नॉइसी हो चुका, तो उसका कारण क्या हो सकता है। ए ऑप्शन है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक, जी नहीं। बियरिंग वोर्न आउट और ड्राई, यस, ये किसका आंसर हो जाएगा भाई। अगर उसका बियरिंग है वोर्न आउट हो चुका है, घिस गया है या सूख गया है, उसमें लुब्रिकेशन नहीं है, तो वो गियर बॉक्स हमारा आवाज करने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, गियर बॉक्स हमारा नॉइसी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द डिफेक्टिव क्लच। अगर आपकी क्लच डिफेक्टिव है, खराब है, तो उसका क्या परिणाम होगा। ऑप्शन ए है नॉइस इन द गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्ट करने में आवाज आएगी। बी है गियर स्लिप, गियर फिसलने लग जाएगा। सी है गियर लॉक्ड इन द वन गियर, गियर लॉक हो जाएगा। और डी है गियर क्लैश ड्यूरिंग द शिफ्टिंग, शिफ्ट करने के दौरान गियर आपस में टकराना शुरू कर देंगे। तो अगर आपकी क्लच डिफेक्टिव है तो उस केस में जब आप गियर शिफ्ट करोगे उसमें से आवाज आना शुरू हो जाएगी, ज्यादा वो नॉइस करना शुरू कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डिफेक्टिव क्लच के केस में हमारी आवाज ज्यादा आनी शुरू हो जाती है गियर शिफ्ट करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, व्हाट इज द कोज ऑफ द हार्ड गियर शिफ्टिंग। दोबारा फिर ये पूछा गया कि जो हार्ड गियर शिफ्टिंग है, शिफ्ट करने में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो उसका इन चार में से क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। देखो जो ऑप्शन दी गई है वहां से देखना, क्योंकि हार्ड गियर शिफ्टिंग है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी भी डिफेक्ट के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन किस प्रकार की ऑप्शन दी गई उनमें से बेस्ट आंसर क्या होगा वो आपने चूज करना है। ध्यान से देखो, ए है बियरिंग वोर्न आउट, अगर बियरिंग वोर्न आउट हो गया तो उसमें आवाज ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। बी है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट डैमेज, अगर आपकी सिंक्रोनाइजिंग यूनिट डैमेज हो जाए। सी है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्ट्रक, वो फंस जाए। डी है फ्लाई व्हील रिंग वोर्न आउट। तो इसका जो हार्ड गियर शिफ्टिंग का बेस्ट आंसर इन चार ऑप्शन में से, अगर सिंक्रोनाइजिंग यूनिट जो है डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, खराब हो जाए, तो हमारे शिफ्टिंग में क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स एलिमिनेट द डिफेक्ट ऑफ गियर व्हील मूव ऑन द शाफ्ट टू मैच विद द ईच अदर। कौन से प्रकार का गियर बॉक्स गियर पहियों के दोष को समाप्त करता है जो शाफ्ट पर एक दूसरे के साथ मेल खाने के लिए चलते हैं। ऑप्शन आपके पास है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, बी है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स, सी है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स और डी है कंपाउंड व्हील मैश गियर बॉक्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक शाफ्ट के गियर दूसरी शाफ्ट के गियर पे मैश करते हैं, मूव करते हैं, तो उनके बीच में जो डिफेक्ट आ जाते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए कौन से प्रकार के गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोमैश गियर बॉक्स का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में क्या होता है, जब गियर एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो उससे पहले दोनों शाफ्ट की जो स्पीड है वो मैच करती है। भाई बराबर जब स्पीड हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तभी वो एक दूसरे से मैच करते हैं, एंगेज करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, इसके अलावा नहीं। तो जब स्पीड बराबर होगी तो उनके डिफेक्ट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उनका वोर्न आउट है वो भी क्या होगा, कम होगा, कोई आवाज नहीं आएगी, यानी किसी प्रकार का जो डिफेक्ट है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, डिफेक्ट नहीं आएंगे। तो सिंक्रोमैश गियर बॉक्स का ये फायदा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 83, व्हाई सिंक्रोमैश एक्शन इज नीडेड इन द गियर बॉक्स। भाई गियर बॉक्स में सिंक्रोमैश एक्शन क्यों जरूरी है। ऑप्शन है प्रोवाइड द नॉइस इन द गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग में नॉइस देने के लिए, बिल्कुल नहीं, इलॉजिकल है। प्रिवेंट द कुशनिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द गियर शिफ्टिंग में कुशनिंग इफेक्ट देने के लिए, जी नहीं। इजी गियर शिफ्टिंग व्हेन द व्हीकल इन द मोशन, यस। भाई अभी बात करें सिंक्रोमैश जो गियर बॉक्स होता है उसमें जब स्पीड बराबर हो जाती है शाफ्ट की गियर की, तब वो मैच करते हैं, मैच करते हैं एक दूसरे से, तो इससे जो गियर शिफ्टिंग बहुत आसान हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है, और उस समय भी जब व्हीकल हमारा मोशन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इजी गियर शिफ्टिंग व्हेन व्हीकल इन द मोशन। तो इस क्वेश्चन के लिए सी पर टिक करेंगे। डैमेज द गियर टीथ ड्यूरिंग द गियर चेंज, ये भी इलॉजिकल आंसर है। भाई हम गियर टीथ को क्यों डैमेज करेंगे। तो इजी गियर शिफ्टिंग जो स्मूथ शिफ्टिंग है गियर की वो हो जाएगी व्हीकल के मोशन के दौरान भी, जब आपका व्हीकल चल रहा होता है। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 84, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द कैम्बर।
जो कैम्बर में ये एंगल दिया गया है इसको क्या कहेंगे, एक्स के रूप में इसको चिन्हित किया गया। देखो क्वेश्चन में आंसर इसने खुद ही बता दिया भाई, बल्कि इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन जो दे रखी है उसके हिसाब से देखते हैं। कास्टर एंगल, बी है किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल यानी किंग पिन झुकाव कोण, सी है कैम्बर एंगल और डी है इंक्लूडेड एंगल। देखो इसने कैम्बर का जिक्र यहीं कर दिया, भैया बताओ एंगल का नाम क्या है। यहाँ पर ये कैम्बर एंगल ऑप्शन में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कैम्बर एंगल होता क्या है, ये होता है टिल्ट ऑफ द व्हीकल व्हील, जो व्हीकल का ये व्हील है, जो पहिया है, इसका टिल्ट ये कितना झुका हुआ है, किससे, टायर की असेंबली से। भाई टायर की असेंबली से कितना इसका झुकाव है उस पर डिपेंड करता है। टायर की स्टेबिलिटी, टायर की लाइफ, कई चीजें होती हैं जो डिपेंड करती है कैम्बर पे, तो ये कैम्बर एंगल होता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाना था, ऑप्शन दूसरी देनी चाहिए थी कि ये कैम्बर एंगल तो है ही। कैम्बर एंगल के 3 टाइप होते हैं भाई, पॉजिटिव कैम्बर एंगल, नेगेटिव कैम्बर एंगल या न्यूट्रल कैम्बर एंगल। तो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता था कि ये पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव कैम्बर एंगल है या न्यूट्रल कैम्बर एंगल है, लेकिन ऑप्शन में ये दे रखा था और क्वेश्चन में कैम्बर का जिक्र इसने खुद ही कर दिया, तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या हमारा कैम्बर एंगल है, सी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। आपको एक डायग्राम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का, इसमें जो एक्स है, ये जो पार्ट है, इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है मोटर, बी है असिस्ट मैप, सी है कंपनसेटर और डी है ऑब्जर्वर। तो ये जो पार्ट है भाई याद रखना है, हमारे पावर स्टीयरिंग में ये होती है मोटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। जो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग होता है उसमें ये कंपोनेंट यूज किया जाता है, इस कंपोनेंट का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है फ्लो कंट्रोल वाल्व, बी है रोटरी वाल्व, सी है अनलोडेड वाल्व और डी है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो यहाँ ये स्प्रिंग है, यहाँ पर ये वाल्व है, ये जो इस पूरे वाल्व का जो नाम है ये है हमारी प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। प्रेशर रिलीफ जैसे कि नाम से पता लग रहा है, अगर हमारे स्टीयरिंग में पूरे सिस्टम में प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसको रिलीव कर देता है, रिलीज कर देता है, ज्यादा प्रेशर नहीं डेवलप होने देता है एक लिमिट के बाद, ताकि हमारा पूरा सिस्टम ठीक रहे, डैमेज ना हो। तो एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारे पावर स्टीयरिंग का इंटीग्रल पार्ट होता है, या इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में हम इसको यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम। जो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें ये जो कंपोनेंट है यूज किया जाता है, इसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है फ्लो कंट्रोल वाल्व, बी है अनलोडिंग वाल्व, सी है रोटरी वाल्व और डी है प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज या रिलीव वाल्व हम देख चुके हैं, तो आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये जो वाल्व है इसको देख के हम बता सकते हैं ये है हमारी फ्लो कंट्रोल वाल्व। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। फ्लो कंट्रोल वाल्व का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे जो पावर स्टीयरिंग में फ्लूइड है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, कितना फ्लो कहाँ जाना चाहिए। देखो यहाँ देख रहे हो ना, एरो का निशान है, यहाँ इधर फ्लो है, इधर यहाँ से निकलने का फ्लो है, फ्लूइड की मूवमेंट दिखा रखी है ये। तो कितना फ्लूइड कहाँ मूव करेगा उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना फ्लो कंट्रोल वाल्व का काम होता है, और ये पार्ट होता है हमारे इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में यूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। भाई इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग कई बार आ चुका है, इसके लगभग सभी पार्टों के नाम पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान से कर लेना सभी। इन द न्यूट्रल कंडीशन, अगर हमारा इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग न्यूट्रल कंडीशन में है तो ये जो पार्ट दिया गया है एक्स के रूप में, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम आपने बताना है, ये क्या है। ऑप्शन आपके पास है लोअर सिलेंडर, निचला सिलेंडर, बी है अपर सिलेंडर, सी है वाल्व स्लीव और डी है इनपुट शाफ्ट। तो आपने ये भी याद रखना भाई, ये वाला पार्ट है जिसको इसने एक्स कह रखा है, इसको हम बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। ये क्या है हमारी इनपुट शाफ्ट, यहाँ से इनपुट मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89, व्हाट इज द टाइप ऑफ द पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग का प्रकार क्या है। ये डायग्राम देख के आपने बताना है कि ये कौन से प्रकार का पावर स्टीयरिंग, क्योंकि अलग अलग तरह के पावर स्टीयरिंग है। अभी हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन किए हैं, उसमें हम देख रहे थे इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। ऐसे ही लिंकेज पावर स्टीयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग होता है। तो डायग्राम में जो दिया गया है ये है हमारा इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। क्या है भाई, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
और जो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग होता है, इसको इंटीग्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो वाल है, अभी हमने देखी थी प्रेशर रिलीज वाल थी, हमारी फ्लो कंट्रोल वाल थी, सभी के सभी एक इंटीग्रल पार्ट होती हैं, सभी एक कंपैक्ट यूनिट में होती है, एक ही जगह फिट होते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। क्योंकि देखो कुछ जैसे लिंकेज पावर स्टीयरिंग है, इसमें जो सिलेंडर होता है वो लिंक के द्वारा जुड़ा होता है, इसमें लिंक नहीं होता, वो एक कंपैक्ट यूनिट होती है, एक ही यूनिट होती है, इसलिए इसको इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग बोला। तो सभी पार्ट इसमें एक यूनिट में होते हैं, एक ही जगह कंपैक्ट जुड़े होते हैं, और स्पेशली ये जो हैवी ट्रक होते हैं वहां इसको यूज किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 90, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लीफ स्प्रिंग? जो डायग्राम दिया गया है ये लीफ स्प्रिंग है भाई, ये कौन सा स्प्रिंग है? लीफ स्प्रिंग है। और लीफ स्प्रिंग के भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिए गए हैं, क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग, बी है ट्रांसवर्स स्प्रिंग, सी है सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग, और डी है फुल एलिप्टिकल स्प्रिंग। तो ये सारे अभी नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे सभी टाइप के, तो वो अलग अलग देखेंगे। लेकिन जो अभी इसकी पहचान बता देता हूं, ये जो लीफ स्प्रिंग है उल्टा है भाई। कैसे है? देखो वैसे स्प्रिंग ऐसे होता था, ये लीफ स्प्रिंग कैसे होता है? ये सीधा ऐसे होता है, यहाँ ऐसे जुड़ा होता है, लेकिन ये क्या कर रखा है? इन्वर्ट कर रखा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। तो इस तरह के जो स्प्रिंग है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग या ट्रांसवर्स स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो जब भी आपका लीफ स्प्रिंग उल्टा हो, इन्वर्टेड हो, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स स्प्रिंग। तो बी पर टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, ध्यान से आपने सभी क्वेश्चनों को किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। जितने ज्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, वीडियोज को शेयर करेंगे, उतनी जल्दी जल्दी हम इन वीडियोज को लेकर आएंगे, उतनी ज्यादा वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो लाइक करने में, शेयर करने में, कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करो। आपके लाइक कमेंट ही हमें हौसला देते हैं, हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं। तो धन्यवाद मेरे साथियों वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।